एक अजीब सवाल। सूरज की पहली किरणें जब आगरा के विशाल लाल किले की दीवारों पर पड़ती तो पूरा शहर जैसे सोने से चमक उठता। मुगल साम्राज्य का केंद्र आगरा आज भी वैसा ही था जैसा कि बादशाह अकबर के शासनकाल में भव्यता और रहस्यों से भरा हुआ। किले के अंदर दीवाने खास का हॉल, जहां सोने चांदी की जड़ाई वाली संगमरमर की दीवारें चमक रही थीं और हवा में अगरबत्ती की सुगंध घुली हुई थी। हॉल के बीच में ऊंचे सोने के सिंहासन पर विराजमान थे बादशाह अकबर, एक ऐसा सम्राट जिसकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की दास्तानें आज भी कही जाती हैं। उनका चेहरा गौरवर्णी और तेजस्वी आज कुछ अलग ही भाव से भरा था। उनकी आंखों में एक चंचलता झलक रही थी, जैसे कोई बच्चा कोई नई चालाकी सोच रहा हो। अकबर का राज्य चरम पर था। प्रजा सुखी थी, फसलें लहलहा रही थीं और सीमाओं पर शांति का वातावरण था। हाल ही में उन्होंने एक नई सिंचाई योजना लागू की थी, जिससे यमुना के किनारे के गांवों में पानी की कमी दूर हो गई थी। दरबार में आज भी सलाहकारों की एक लंबी कतार खड़ी थी, नवाबों, सूबेदारों और विद्वानों की। वे राज्य के विभिन्न मामलों पर चर्चा कर रहे थे। बंगाल से आने वाली व्यापारिक कारवां की सुरक्षा, गुजरात के बंदरगाहों पर नई जहाज निर्माण की योजना और दक्षिण के राज्यों से संधि की प्रगति। अकबर सब सुन रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं और भटक रहा था। वे सोच रहे थे कि जीवन की सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद कभी कभी मन को कुछ हल्का फुल्का चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो सोचने पर मजबूर कर दे, हंसाए और शायद कोई गहरा सबक भी सिखा दे। अचानक अकबर ने अपनी दाहिनी ओर बैठे हुए अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार को नजरों से तलाशा। वह थे बीरबल, वह चतुर, विनोदी और बुद्धिमान मंत्री जिसकी चालाकी की कहानियां दरबार से लेकर गलियों तक गूंजती थीं। बीरबल का चेहरा साधारण था, गोरा रंग, घनी भौहें और एक ऐसी मुस्कान जो हमेशा रहस्य छिपाए रखती। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनकी बुद्धि ने उन्हें बादशाह का सबसे करीबी बना दिया था। आज बीरबल एक सादे सफेद कुर्ते में थे, कमर पर एक साधारण तलवार बंधी हुई और हाथ में एक छोटा सा पंखा जो वे धीरे धीरे हिला रहे थे। अकबर ने इशारे से उन्हें बुलाया। बीरबल, पास आओ, उनकी आवाज गूंजी जो हॉल में सन्नाटा पैदा कर गई। बीरबल तुरंत उठे और सिंहासन के पास पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाकर अभिवादन किया। जी जहांपनाह, आपकी सेवा में हाजिर हूं। अकबर ने एक गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज मेरा मन कुछ अलग सोचने का हो रहा है। राज्य के सारे काम तो ठीक चल रहे हैं, प्रजा खुश है, धनागार भरे हैं, सेना मजबूत है, लेकिन जीवन में मूर्खता का क्या स्थान है? बताओ, क्या तुम इस दुनिया के 5 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ सकते हो? और अगर हां, तो उन्हें मेरे दरबार में पेश करो। मैं उन्हें इनाम दूंगा, सोने के सिक्के, भूमि, जो भी वे चाहें। लेकिन याद रखना, वे सबसे बड़े मूर्ख होने चाहिए। यह सवाल सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। नवाबों की भौहें सिकुड़ गईं, विद्वान चुपचाप एक दूसरे की ओर देखने लगे। मूर्खता को कैसे नापा जाए? यह कोई साधारण सवाल नहीं था। बीरबल की आंखों में एक क्षण के लिए चकिती झलकी, लेकिन तुरंत ही उनकी मुस्कान लौट आई। वे जानते थे कि अकबर ऐसे सवाल पूछते हैं जो सतह पर हल्के लगते हैं, लेकिन गहराई में सबक छिपाए होते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह एक अजीबोगरीब सवाल है, लेकिन आपकी आज्ञा मेरे लिए सरमाया है। मूर्खता को नापना आसान नहीं, यह तो दिल की धड़कन की तरह बदलती रहती है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं। मैं पूरे साम्राज्य में भ्रमण करूंगा और ऐसे मूर्ख ढूंढूंगा जो अपनी मूर्खता में भी कुछ नया सिखा सकें। अकबर ने हामी भरी। ठीक है बीरबल, 7 दिन का समय है।
जाओ और लौटकर अपनी सूची प्रस्तुत करना। बीरबल ने फिर सिर झुकाया और दरबार से बाहर आ गए। बाहर किले के प्रांगण में उनका घोड़ा इंतजार कर रहा था, एक मजबूत काला घोड़ा जिसका नाम था चेतक। बीरबल ने सवार हो लिया और सोचने लगे, यह सवाल सिर्फ मूर्ख ढूंढने का नहीं है। शायद बादशाह खुद किसी सबक की तलाश में है। लेकिन पहले सफर शुरू। बीरबल की यात्रा की शुरुआत आगरा से ही हुई। वे यमुना नदी के किनारे बसे गांवों से गुजरे, जहां किसान खेतों में काम कर रहे थे। हवा में चंदन की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक थी। लेकिन बीरबल का मन सवाल पर अटका था। मूर्ख कौन है? वह जो गलती करता है या वह जो गलती से सीखता नहीं? रास्ते में वे एक चाय की दुकान पर रुके, जहां कुछ यात्री बैठे थे। बीरबल ने उनसे बात की। किसी ने कहा, मूर्ख तो वे हैं जो धन के पीछे भागते हैं। किसी ने कहा, वे जो प्रेम में अंधे हो जाते हैं। लेकिन बीरबल को लगा कि ये सामान्य बातें हैं। उन्हें कुछ असली हास्यपूर्ण मूर्खता चाहिए। बीरबल की यात्रा अब गंभीर हो चुकी थी। वे अपने घोड़े पर सवार पूरे साम्राज्य में भटकने लगे, दिल्ली के बाजारों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानों तक, उत्तर प्रदेश के हरे भरे खेतों से लेकर मध्य प्रदेश के जंगलों तक। हर जगह वे लोगों की जिंदगी को करीब से देखते। कभी वे गांव के चौपाल पर बैठकर किसानों की बातें सुनते, तो कभी शहर के बाजार में व्यापारियों से गपशप करते। उनके पास एक छोटी सी डायरी थी, जिसमें वे हर संभावित मूर्ख का नाम, पता और उनकी मूर्खता का वर्णन लिखते। लेकिन सच्चे मूर्ख ढूंढना आसान नहीं था। कई लोग बुद्धिमान लगते, लेकिन उनकी बातों में छिपी मूर्खता बीरबल की नजर से बच नहीं पाती। पहले दिन वे आगरा से करीब 50 कोस दूर एक छोटे से कस्बे में पहुंचे। कस्बा यमुना के किनारे बसा था, जहां नदी का पानी चमक रहा था और पक्षी चहचहा रहे थे। रास्ता संकरा था, दोनों तरफ आम के बाग थे। बीरबल थके हारे घोड़े को चाबुक मार रहे थे, जब अचानक सामने एक अजीब दृश्य दिखा। एक मोटा कड़ा आदमी, करीब 40 साल का, एक पुराने भूरे रंग के घोड़े पर सवार था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके सिर पर एक बड़ा सा घास का गट्ठर बंधा हुआ था, जैसे कोई राजा मुकुट पहने हो। घास का गट्ठर इतना भारी था कि आदमी का सिर थोड़ा झुका हुआ था और वह बार बार संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन आदमी का चेहरा पसीने से तर था। बीरबल ने अपना घोड़ा रोका और पास जाकर पूछा, भाई साहब नमस्कार, यह क्या कमाल का अंदाज है? घास का गट्ठर सिर पर क्यों ढो रहे हो? इसे तो घोड़े की पीठ पर रख दो ना, बोझ हल्का हो जाएगा। आदमी ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। वह एक साधारण किसान लग रहा था, धोती कुर्ता पहने, पैरों में खड़ौले। उसके चेहरे पर दाढ़ी उगी हुई थी और आंखों में एक अजीब सी निश्चिंतता। वह हंसा और बोला, अरे बाबूजी, आप तो शहर से लगते हो। देखिए ना, मेरा घोड़ा बेचारा थक गया है। यह घास उसके लिए है, लेकिन अगर मैं इसे उसके ऊपर रख दूंगा तो वह और थक जाएगा। इसलिए मैंने सोचा मैं ही ढो लूं। इससे उसका बोझ हल्का रहेगा और हम दोनों आराम से पहुंच जाएंगेगा। कल तो बाजार जाना है, घास बेचनी है। बीरबल की हंसी रुक ही नहीं पाई। वे सोच रहे थे कि यह कितनी सरल मूर्खता है, अपना बोझ दूसरे पर डालने की बजाय खुद ढोना और सोचना कि इससे दूसरे का भला हो रहा है। बीरबल ने अपना घोड़ा उतारा और आदमी के पास खड़े हो गए। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? और यह गट्ठर कितना भारी है? आदमी ने कहा, मेरा नाम है हरिया। और हाँ, भारी तो है, लेकिन घोड़े का सोचकर सब सह लेता हूँ। बीरबल ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, पहला मूर्ख हरिया, आगरा के पास का किसान। मूर्खता, घोड़े का बोझ हल्का करने के चक्कर में अपना सिर भारी कर लिया।
फिर उन्होंने हरिया को समझाया कि घास घोड़े पर ही रखनी चाहिए, क्योंकि घोड़ा तो बोझ ढोने के लिए बना है। हरिया ने आंखें फाड़ लीं और कहा, अरे वाह, तो ऐसा भी हो सकता है। आप तो बड़े बुद्धिमान लगते हो, बीरबल ने हंसते हुए कहा। बस थोड़ा सोचो तो बात बन जाती है। और वे आगे बढ़ गए, लेकिन हरिया की यह मासूम मूर्खता उनके मन में घर कर गई। दूसरे दिन बीरबल मथुरा की ओर जा रहे थे। रास्ता पहाड़ी हो गया था और हवा में ठंडक थी। मथुरा के पास एक गांव था जहां कृष्ण जन्मभूमि की कथाएं गूंजती थीं। बीरबल भूखे थे, इसलिए वे एक तालाब के किनारे रुके जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी तालाब के पास एक ऊंचा कुआं दिखा। कुएं का मुहाना पत्थर का था और गहराई इतनी कि नीचे अंधेरा ही अंधेरा। कुएं के किनारे एक आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला पतला, उम्र करीब 30 साल। उसके हाथ में एक लंबी रस्सी थी जिसके एक सिरे पर बाल्टी बंधी हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रस्सी का दूसरा सिरा वह अपनी कमर से बांधे हुए था। वह रस्सी खींच रहा था, लेकिन हर बार खींचते ही खुद कुएं की ओर झुक जाता। उसके चेहरे पर घबराहट थी और वह चिल्ला रहा था, अरे राम राम, यह रस्सी तो मुझे ही खींच रही है। बीरबल ने दौड़कर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। भाई रुको, क्या कर रहे हो? गिर जाओगे, आदमी ने सांस लेते हुए कहा। साहब मदद करो, पानी तो निकालना है, लेकिन यह रस्सी। अरे यह तो मुझे ही नीचे खींच रही है। बीरबल ने रस्सी को सुलझाया और बाल्टी को ऊपर खींचा। पानी भरा बाल्टी था, लेकिन आदमी की कमर पर रस्सी का निशान पड़ गया था। बीरबल ने पूछा, यह क्या तरीका है? रस्सी को कुएं के किनारे की चक्की से क्यों नहीं बांध लिया? आदमी ने शर्माते हुए कहा, साहब चक्की तो टूटी पड़ी है। मैंने सोचा कमर से बांध लूं तो हाथ खाली रहेंगे और आसानी से खींच सकूंगा, लेकिन हर बार खींचते ही मैं ही नीचे जाता हूं। यह मेरा नया तरीका है, लेकिन काम नहीं कर रहा। बीरबल फिर हंसे। यह मूर्खता तो और भी गजब की थी, समस्या हल करने के चक्कर में खुद को ही समस्या बना लेना। उन्होंने आदमी का नाम पूछा। मेरा नाम है चंदू, मैं इस गांव का कुम्हार हूं, बीरबल ने डायरी में लिखा। दूसरा मूर्ख चंदू, मथुरा का कुम्हार। मूर्खता पानी निकालने के लिए रस्सी खुद से बांध ली और खुद को कुएं में झोंक दिया। फिर उन्होंने चंदू को समझाया कि रस्सी को पेड़ की डाल या किसी मजबूत चीज से बांधना चाहिए। चंदू ने ताली बजाई। वाह साहब, आप तो जादूगर हो, अब से ऐसा ही करूंगा। बीरबल ने पानी का घूंट पिया और सोचा, ये मूर्ख कितने मासूम हैं, उनकी गलतियां हंसाती हैं, लेकिन सीख भी देती हैं। तीसरे दिन बीरबल आगरा लौटने के रास्ते में एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल घना था, जहां बांस की झाड़ियां और पीपल के पेड़ खड़े थे। हवा में मोरों की आवाजें गूंज रही थीं। अचानक एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक अजीब सी हलचल दिखी। एक आदमी, मोटा सा, उम्र 50 के आसपास, अपनी भैंस को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। भैंस काली और मजबूत, बेचारी घबरा रही थी। आदमी ने भैंस के सींग पकड़े हुए थे और उसे ऊपर धकेल रहा था, जबकि पेड़ की डालें ऊंची थीं। उसके चेहरे पर पसीना था और वह बड़बड़ा रहा था, चल रही सियारिन, ऊपर चढ़ जा, पत्ते तो ऊपर ही हैं। बीरबल ने घोड़ा रोका और उतर पड़े। भैया, यह क्या तमाशा चला रखा है? भैंस को पेड़ पर चढ़ाने का इरादा है क्या? आदमी ने सिर पकड़ लिया और बोला, हाँ साहब, यही तो मुश्किल है। मेरी यह भैंस पेड़ के कोमल पत्ते बहुत पसंद करती है। नीचे तो घास ही घास है, ऊपर के पत्ते मीठे लगते हैं उसे। मैं रोज इसे चढ़ाने की कोशिश करता हूं, लेकिन यह नीचे ही रह जाती है। आज तो चढ़ा ही दूंगा। बीरबल का पेट फटने लगा हंसी से।
उन्होंने देखा कि पेड़ की ऊंचाई कम से कम 20 फुट थी और भैंस का वजन 100 किलो से ज्यादा। भैया, नाम क्या है तुम्हारा? गंगू साहब। गंगू भैंस वाला। बीरबल ने डायरी में लिखा। तीसरा मूर्ख गंगू, जंगल के पास का चरवाहा। मूर्खता, भैंस को पत्ते खिलाने के लिए पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश। फिर बीरबल ने गंगू को समझाया, भैया पत्ते तो नीचे ही तोड़ लो और भैंस को खिला दो। पेड़ पर चढ़ाना तो पेड़ ही गिरा देगा। गंगू ने आंखें खोली। अरे हाँ, इतना सरल? आप तो देवता हो, बीरबल ने सोचा। अब 3 मूर्ख मिल गए, लेकिन 4 और 5वें के लिए सफर जारी रहा। चौथे दिन वे एक शहर पहुंचे जहां एक व्यापारी मिला जो अपना माल बेचने के चक्कर में खुद को ही बेच रहा था। लेकिन बीरबल ने फैसला किया कि चौथा और 5वां दरबार में ही बताएंगे। अब समय था लौटने का। बीरबल की डायरी अब 3 नामों से भरी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। यात्रा ने उन्हें थका दिया था। घोड़े की पीठ पर बैठे बैठे कमर दुख रही थी। धूल से चेहरा सन गया था, लेकिन मन प्रसन्न था। वे सोच रहे थे कि मूर्खता हर जगह है, लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता तो खुद को बुद्धिमान समझना है। 7वें दिन के अंत में वे आगरा पहुंचे। किला अभी भी वैसा ही चमक रहा था, लेकिन अब बीरबल के पास जवाब था। दरबार फिर सज-धज कर तैयार था। सूरज ढलने को था और हॉल में दीपक जले हुए थे। सोने की थालियों में मेवे और फल सजे थे। अकबर सिंहासन पर बैठे इंतजार कर रहे थे। जब बीरबल प्रवेश किए तो पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, आपकी आज्ञा का पालन हो गया। मैंने 5 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ लिए हैं। अकबर की आंखें चमकी। बोलो बीरबल, कौन हैं वे? पहले 3 के बारे में विस्तार से बताओ। बीरबल ने डायरी खोली और हरिया की कहानी सुनाई। उन्होंने हर डिटेल बताई। घास का गट्ठर, घोड़े का बोझ, हरिया की मासूमियत। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने ठहाका लगाया, आहा, यह तो सच्चा मूर्ख है। उसे बुलाओ। फिर चंदू की कहानी, कुएं की, रस्सी की और खुद को खींचने की कोशिश। नवाब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। यह तो और भी बड़ा मूर्ख लगता है, अकबर ने कहा। अंत में गंगू की, भैंस और पेड़ की। दरबार में हंसी का गुब्बारा फूट पड़ा। अकबर ने आंसू पोंछते हुए कहा, बीरबल तुमने कमाल कर दिया। इन तीनों को कल दरबार में हाजिर करो, मैं खुद उनसे बात करूंगा। अगले दिन तीनों मूर्ख दरबार में हाजिर हुए। हरिया सबसे पहले आया। उसके सिर पर अब कोई गट्ठर नहीं था, लेकिन चेहरा उत्सुक था। अकबर ने पूछा, हरिया तुम घास सिर पर क्यों ढोते थे? हरिया ने सिर खुजाया। जहां पनाह, घोड़े का बोझ हल्का करने के लिए। लेकिन बीरबल जी ने समझा दिया। अकबर हंसे, अच्छा किया। लो, यह सोने का सिक्का तुम्हारा इनाम। लेकिन याद रखना, बोझ बांटना सीखो, न कि खुद ढोना। हरिया खुश हो गया। फिर चंदू आया। अकबर ने कहा, चंदू रस्सी कमर से बांधकर पानी कैसे निकालोगे? चंदू शर्माया, मेरा बेवकूफी का तरीका था। अब चक्की ठीक कर ली। अकबर ने इनाम दिया। जाओ और बुद्धि से काम लो। गंगू आखिर में, भैंस को पेड़ पर चढ़ाना। हाँ हाँ, अकबर ने कहा। गंगू बोला, पत्ते ऊपर अच्छे लगते हैं, लेकिन समझ गया। इनाम मिला और तीनों खुश होकर चले गए। दरबार में माहौल हल्का हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब बताओ चौथा और 5वां कौन? बीरबल मुस्कुराए, चौथा मूर्ख मैं हूँ। जहां पनाह। अकबर चौंके, क्यों? बीरबल बोले, मैंने आपके इस अजीब सवाल पर अपना समय बर्बाद किया। राज्य के महत्वपूर्ण काम छोड़कर मूर्ख ढूंढने निकल पड़ा। यह मेरी मूर्खता थी। अकबर प्रभावित हुए, लेकिन पूछा, 5वां? बीरबल झुके, आप हैं। जहां पनाह। दरबार सन्न।
अकबर गुस्से में, हिम्मत कैसे हुई? बीरबल शांत, आपने महत्वपूर्ण काम छोड़कर यह मूर्खतापूर्ण सवाल किया। क्या यह मूर्खता नहीं? अकबर समझ गए। वे हंसे, बीरबल को गले लगाया और इनाम दिया। कहानी का संदेश, सबसे बड़ी मूर्खता खुद को मूर्ख साबित करने की कोशिश में है।